जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज हम अपनी केमिस्ट्री की इस शानदार एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे अपना कल वाला ही टॉपिक। मैंने बोला था ना आपको कि मैं दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगा, तो जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2.0। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सपने उनके सच होते हैं, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट द एनोड इज, यानी कि रिएक्शन जो एनोड पे होती है। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, आयनाइजेशन होती है, डिसोसिएशन होती है। हम लोग जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, यानी कि एनोड पे क्या होगा, कोई भी एटम, मैं एम ले रहा हूं सपोज, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, यानी कि एनोड पे जब कभी भी पूछे आपसे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है, तो आप सीधा बोलेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। इज इट क्लियर टू यू? गुड। The second question is, the strongest reducing agent is, strongest reducing agent कौन सा है? ठीक है, तो strongest reducing agent के लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा? reducing agent क्या होता है? खुद क्या हो जाता है reducing agent? ऑक्सीडाइज होता है। खुद क्या होता है reducing agent? ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरे को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो देखिए, अगर रिड्यूसिंग एजेंट जो है ऑक्सीडाइज होगा, इट मींस इट शुड लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब HNO3 में मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है नाइट्रोजन? देखिए -6 +1, तो कितना हो जाएगा? +5, यानी कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में जो हमारा सल्फर है ना, हम हाइड्रोजन की बात कर लेंगे यहाँ पे। लेट्स से सपोज सल्फर की मैं बात करता हूं, तो सल्फर यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। H2SO3 में सल्फर जो है हमारा -6 +2, कितना हो गया? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। SnCl2 में Sn हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, जब कभी भी पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगी, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करेस्पॉन्ड्स टू रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे किसकी है? H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की है। तो इसीलिए जो हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हमारा होगा H2S। ठीक है बच्चों, among chloride, bromide and iodide, the correct order for being oxidized to dihalogen is, हमें तीन आयंस दे रखे हैं, तीन अनायंस दे रखे हैं। क्लोराइड आयन दे रखा है, ब्रोमाइड आयन दे रखा है और आयोडाइड आयन दे रखा है। पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर फॉर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू डायहालोजन इज, यानी कि ऑक्सीडाइज इनमें से कौन, मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या है ऑक्सीडाइजेशन का, यानी कौन आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और डायहालोजन में कन्वर्ट होगा। देखिए हमें दे रखा है क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, ये तीनों की तीनों जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और इनका ऑर्डर भी, इनका सीक्वेंस भी यही है ग्रुप में, यानी कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? साइज विल इंक्रीज, ओवरऑल साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा ऊपर नीचे जाने पर। अब अगर ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है? जितना बड़ा साइज होगा, अब आप लोग मुझे एक बात बताना, ठीक है, इधर समझो आप लोग। हाँ, एक चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, एक शेल हमारी ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक शेल हमारी ये है,
इसमें मान के चलिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब आप लोग मुझे वो बताइए कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आप लोगों को समझने में सरलता होगी। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करवाना है तो किस में से करवा पाऊंगा, फर्स्ट शेल में से या सेकंड शेल में से? ऑब्वियस है सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग रिमूव करवा पाएंगे, क्योंकि उधर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दी फर्स्ट सेल। अब जिस तरीके से इसका मतलब ये है, अच्छा एक चीज और पूछता हूं आपसे, ये और क्लियर कर देगी आपको। ये सेकंड सेल हो गई, थर्ड सेल। तो अब जैसे ही थर्ड सेल आ गई, थर्ड सेल, सेकंड सेल, फर्स्ट सेल, तो जैसे ही जो है थर्ड सेल आ गई तो इसका मतलब क्या है, साइज इंक्रीज हो गया। और अगर साइज इंक्रीज हो गया तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस का है ना, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बेसिकली, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट शेल की रेडियस इंक्रीज हो गई, यानी कि ओवरऑल साइज बढ़ चुका है। अब अगर साइज इंक्रीज हो गया है तो क्या होगा, न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस पहले था छोटे साइज में, वो बड़े साइज में नहीं होगा, वो और घट जाएगा। तो जितना न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस घट जाएगा, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। और हमें ऑक्सीडाइजेशन पूछा है, ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए, आप ही बताइए मुझे कि क्लोराइड आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ब्रोमाइड या आयोडाइड? जाहिर सी बात है आयोडाइड, बीइंग मोर बीइंग द लार्जेस्ट एलिमेंट अमंग दीज थ्री, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में से सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, आयोडाइड आयन है। तो सीधी बात है कि आयोडाइड सबसे जल्दी ऑक्साइड हो जाएगा, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, यही बता रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब कभी भी ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडाइज की बात आए तो आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है बच्चों, कि आपको सीधा फंडा ये घुमाना है कि कौन सा एटम है ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा वही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। इज इट क्लियर टू यू? गुड। अगर कोई दिक्कत परेशानी इनमें आ रही है क्वेश्चनों में तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए। हमें जो है एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने हमारे एक जो है कमेंट किया था कि सर आप और एमसीक्यूज जो है प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज और पूछिए। हम आप लोगों को बहुत ही बेहद जो है, हम आपको बहुत ही गजब एमसीक्यूज हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं, है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको और से और अच्छे एमसीक्यूज आप लोगों के सामने जो है पेश करेंगे। बस आप लोग हमें देखते रहिए, और इसके साथ ही साथ जो है और कोई भी डाउट हो जो है आप जरूर हमसे जो है साझा कीजिए, शेयर कीजिए हमारे साथ। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल पूछिए, निश्चिंत पूछिए, फ्री रहिए पूछने के लिए, है ना। वो कहते नहीं है शिक्षार्थ आइए, आप लोग बिल्कुल पूछो, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप लोग पूछने के मामले में। आप लोग बिल्कुल जो भी कंटेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, बिल्कुल आप लोग पूछिए, जितना हो सकेगा हम लोग आप लोगों के लिए जो है उसको जरूर हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोग की प्रॉब्लम्स। ठीक है। ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 किस में है? अरे सर, ऑक्सीजन की +2 भी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? बिल्कुल होती है बच्चों। अब बताता हूं किसमें होगी। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऑक्सीजन की जनरली क्या कंसीडर करते हैं, जनरली हम ऑक्सीजन की स्टेट करते हैं कंसीडर -2। अब अगर ऑक्सीजन की -2 कंसीडर करते हैं तो सर +2 कैसे हो गया, ये तो बड़ा अन्याय है। नहीं, दरअसल होता यह है कि अगर ऑक्सीजन से, क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। अब क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन से, तो क्या होगा, जब कभी भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर की जाएगी -1। तो ऑक्सीजन, अब देखिए यहां पे चेक भी कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद चेक करेंगे, मैं इसका आंसर बताऊंगा, बस इसके मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। बाकी आप सब लोग क्या है इन तीनों में, ठीक है बच्चों, तो आप इन तीनों में जो है मैं एक बता देता हूं आपको। देखिए H2O2 की, अगर ऑक्सीजन की मुझे क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 हो जाएगी यहाँ पे,
प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू -1। तो ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन स्टेट पे जा रहा है यहाँ पे -1। ठीक है, अगर H2O की बात करूं तो क्या हो जाएगा 2x, दैट मीन्स 2 प्लस x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2, है ना। ठीक है, अगर SO2 की बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड है ये, इसमें सल्फर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे 2x plus 2 is equals to 0, that means 2x equal to -2 implies that x equal to -1, यानी कि इधर ऑक्सीजन -1 पे है, ठीक, इधर ऑक्सीजन जो है इस केस में -2 पे है, इधर ऑक्सीजन -1 पे है। OF2 केस में अगर मैं निकालूंगा, देखिए अब आप लोग OF2 के केस में, क्योंकि मैंने बताया आपको फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब क्योंकि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो अब क्या होगा फ्लोरीन की कंसीडर करेंगे हम लोग। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बी स्मॉल x। फ्लोरीन की कितने आइटम्स है 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, इधर आके क्या हो जाएगा +2, यानी कि ऑक्सीजन केवल यहाँ पे जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट पे होगा। हम लोग सीधा अपना ऑप्शन नंबर बी सेट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू। तो ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के साथ जब कभी भी कंबाइन करेगा, whenever oxygen will combine with fluorine and make a molecule or a compound, then oxygen will always add positive oxidation state. Is it clear to you? अरे सर आप क्वेश्चन डालना तो नहीं भूल गए? नहीं, मैं क्वेश्चन डालना नहीं भूला हूं। मैंने दरअसल ये इसलिए ये छोड़ी है स्लाइड, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कल भी बताया था ना, एक मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने स्लाइड छोड़ी है ताकि मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज, कल मैं एलिमेंट्स दिखाए थे ना, मैं इनको फिर से लिख रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप लोग इस सीरीज को याद कर लीजिए, बस इस सीरीज को आप लोग जो है बिल्कुल याद कीजिए, कर लीजिए, लर्न बाय हार्टेड। देखिए सबसे पहले क्या होता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट रिएक्टिव जो हमारा एलिमेंट है वो पोटेशियम है, और लीस्ट रिएक्टिव क्या है, लीस्ट रिएक्टिव हमारा गोल्ड है। इन दोनों के बीच में जो है ये एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताई मैं आपको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4, जिंक मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम H2SO4, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें छाटना है इसमें। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4। देखिए एक बात, यह बोल रहा है कि अगर मैं जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराऊंगा तो मुझे ZnSO4 मिलेगा प्लस Cu मिलेगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। अगर देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अगर Zn CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 अगर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी उसको जो है क्या कर पाएगा, वो डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर वो जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है कॉपर। देख लीजिए हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जिंक यहां पे, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, आपको समझ में आएगा। जिंक देखिए यहां पे लाई कर रहा है, और कॉपर कहां पे, यहां पे, यानी कि
हमारी जो ये सीरीज बताई मैंने आपको, इसमें जिंक इज इन द अबव पोजीशन देन कॉपर, कॉपर से ऊपर है वो, और उसके ऊपर होने की पोजीशन में ऊपर होने की वजह से जिंक कैन इजिली डिस्प्लेस और इजिली रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सोल्यूशन। कॉपर का सोल्यूशन होगा, कॉपर नाइट्रेट होगा, कॉपर सल्फेट होगा, तो उसमें से आसानी से जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, रीजन ये जो सीरीज थी, ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें जिंक जो है कॉपर के ऊपर लाया कर रहा है पोजीशन में। इज इट क्लियर टू यू? तो हमारा पहला सही हो गया कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अनदर, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4। अब आप लोग एक चीज देखिए, कॉपर और आयरन की बात कर रहा है, हम यहां पे देख सकते हैं कि कॉपर कहां पे है, दिस वन इज कॉपर एंड आयरन इज हियर। अब आयरन भी कॉपर से क्या है, ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4। बिल्कुल सही है, क्योंकि आयरन जो है, आयरन भी ऊपर है पोजीशन में कॉपर से, इस वजह से अगर इन केस मैं अगर कॉपर की रिएक्शन FeSO4 से करवाऊंगा ना बच्चों, तो मुझे कुछ भी नहीं मिले। ठीक है, जिंक मेटल डिस्प्लेसेस H2 गैस फ्रॉम H2SO4। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिंक जो है क्या है, ZnSO4 प्लस H2। सिंस जिंक इज एट द अबव पोजीशन, है ना, ऊपर है पोजीशन में हाइड्रोजन से, तो इसीलिए जिंक जो है H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा देगा, डिस्प्लेस करवा देगा, और खुद SO4 के साथ बनके एक कंपाउंड बना देगा ZnSO4। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 21st statement is, which of the following statements is are false for electrolytic cell? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट क्या हैं, फॉल्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड टू कैरी द केमिकल रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए सही है, गलत ढूंढना है हमें। These cells are mainly used in laboratory and chemical industry। बिल्कुल सही है, इनको लेबोरेटरी और केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। थर्ड स्टेटमेंट इज, these cells consist of 2 copper strips dipped in an aqueous solution of copper sulfate। यानी कि कुछ इस तरीके से apparatus सेट होता है इसका। ठीक है, ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट है, और इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में 2 हमारे क्या डिप्ड रहते हैं, कॉपर की स्ट्रिप डिप्ड रहेंगी। ठीक है, एक हमारा इसमें एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है, यानी कि वो पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा गलत है, इन तीनों में से कौन सा गलत है, कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज फॉल्स इन द अबव स्टेटमेंट्स फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 22nd, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस है जो increases the oxidation number of an element in a given substance, decreases the oxidation number of an element in a given substance, is oxidized itself in an oxidation reduction reaction, loses electrons in an oxidation reduction reaction। देखिए अब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, increases the oxidation number of an element in a given substance। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी क्या होगी, खुद को रिड्यूस करने की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, और अगर खुद वो रिड्यूस हो जाएगा ना, तो मतलब वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। उसकी टेंडेंसी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, गेन करने की इलेक्ट्रॉन, तो लूजेस इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, गेन करने की टेंडेंसी है। और अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, यानी कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये होगा कि दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर देगा और अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी होती है। 23rd, when a copper rod is dipped in aqueous silver nitrate solution,
द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, दिस इज बिकॉज, यानी कि बेसिकली वो ये बोल रहा है कि कॉपर रॉड को अगर हम एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डिप्ड करें, इसका मतलब क्या है, कॉपर रॉड इज डिप्ड इन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी कि AgNO3 में अगर डिप करूंगा मैं, तो द कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न टू ब्लू। इसका मतलब ये है कि CuNO3 होल ट्वाइस मिलेगी मुझे और Ag, ऐसा मिल रहा है मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है? कॉपर इज मोर इजिली रिड्यूस देन सिल्वर, सिल्वर इज मोर इजिली रिड्यूस देन कॉपर। अब एक बात देखिए, 23rd है ना, तो वो बोला है नाइट्रेट आयन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रेट आयन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, कॉपर इज मोर इजिली रिड्यूस देन सिल्वर, सिल्वर इज मोर इजिली रिड्यूस देन कॉपर। सिंपल बात है, क्योंकि सिल्वर जो है आसानी से रिड्यूस हो रहा है। देखिए यहां पे सिल्वर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर मैं चेक करूं तो देख लीजिए, ऑक्सीजन का मैं लगा देता हूं यहां पे +3, तो -6 है ना, दैट मीन्स इसको +5 ही लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे नाइट्रोजन को, तो +5 -6 +5 कितना हो जाएगा, -6 +5 -1, दैट इज +1, और यहाँ पे 0। इसका मतलब हमारा जो सिल्वर है यही तो रिड्यूस हुआ है। देखिए बेसिकली हम लोग रिडक्शन दो तरीके से देखते हैं। देखिए एक तो होता है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट जो हमने क्लास 10 में अच्छी तरीके से पढ़ा था, है ना, हम लोगों ने जो है क्लास 10 में पढ़ा था। एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन आयन वाला। तो देखिए जो क्लास 10 वाला कंसेप्ट था, थोड़ा आपको रिकॉल करवा देता हूं। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ हुआ तब हम उसको मानेंगे या तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ हो। नंबर एक बात, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज, उसको वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, वो हम तब मानेंगे या तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ हो, नंबर एक बात, या उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, ठीक। और रिड्यूस हुआ तब मानेंगे हम किसी एलिमेंट को अगर या तो उसने ऑक्सीडेशन का क्या हुआ हो, रिमूवल हुआ हो, या हाइड्रोजन का एडिशन हुआ हो। अब आप लोग यहां देखिए, कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन था क्या, नहीं था। इधर सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन इधर सिल्वर क्या हो चुका है, खाली, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसका सीधा मतलब है रिडक्शन हुआ है। तो क्यों हुआ है, क्योंकि सिल्वर इज मोर इजिली रिड्यूस देन कॉपर, इस वजह से जो है हमारा सोल्यूशन जो है ब्लू हो चुका है, क्योंकि कॉपर आ गया ना, तो कॉपर आयन सोल्यूशन को ब्लू कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग यानी कि आयरन लोहे में जंग कब लगता है, तो उसका कारण क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, केमिकल रिएक्शन विद CO2। सिंपल बात है, जब कभी भी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो सीधी बात है, क्यों भाई, सबसे पहले हम दिमाग में ये सोचेंगे ना कि रस्टिंग ऑफ आयरन होती क्यों है। सिंपल प्रोसेस है, जब कभी भी जो हमारा आयरन है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या हम उसे खुला छोड़ देते हैं, बाहर रख देते हैं, है ना, इसलिए तो आयरन पे जो है ग्रीस लगाया जाता है या उसके ऊपर पेंट किया जाता है, ताकि ऑक्सीडेज, वो जो आयरन है ना वो ऑक्सीडेशन से बच सके, है ना, ऑक्सीडाइज होने से बच सके। अब होता क्या है बेसिकली, क्योंकि आयरन जो है अगर हमने उसको बाहर छोड़ दिया, खुले में छोड़ दिया, है ना, तो मॉइस्चर कांटेक्ट में आ जाएगा या एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने भी बताया था, ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है। बेसिकली हमारे पास जो रस्ट होता है ना बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन जब हम बोलते हैं तो इसके लिए रस्ट का जो फॉर्मूला होता है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जंग को इसे बोलते हैं Fe2O3.X2, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, तो ऑक्सीडेशन तो हुआ है, बिल्कुल ठीक है। केमिकल रिएक्शन विद CO2, नहीं, रिडक्शन भी नहीं, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सिंपल। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाँ या ना बोलो, बी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड ही आंसर आ रहा है, सेकेंड और फोर्थ हो नहीं सकता। तो बेसिकली जब कभी भी रस्टिंग ऑफ आयरन होगी तो पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि आयरन जो है ऑक्सीडाइज हुआ होगा। इज इट क्लियर टू यू, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, सिंपल। 25th क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्यूमिनियम इज लेस इजीली कोरोडेड देन आयरन बिकॉज, एल्यूमिनियम जो है लेस रिएक्टिव है आयरन से, बोल रहा है एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन आयरन
but aluminum is less easily corroded than iron because एल्यूमिनियम इज लेस इजिली कोरोडेड। देखिए कोरोडेड है, इसका मतलब है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको संक्षारण, यानी कि बेसिकली संक्षारण का मतलब ये होगा कि जैसे लोहे में जो जंग लगता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, ये भी एक कोरोजन प्रोसेस है। तो क्यों एल्यूमिनियम जो है वो कम संक्षारित होता है, कोरोडेड होता है आयरन से? सिंपल फंडा है, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एल्यूमिनियम के सरफेस पर ऑक्सीजन जो है एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेती है, जिस कारण से एल्यूमिनियम इज लेस रेडिली कोरोडेड देन आयरन। इज इट क्लियर टू यू? बाकी इट इज अ नोबल मेटल, ऐसा कुछ नहीं होता। आयरन अंडरगोज रिएक्शन इजिली विद वाटर, ये होता तो है लेकिन इसका यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं बैठ पाएगा। और आयरन फॉर्म साइंस, ये भी कोई बात नहीं हुई, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट? देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कई बार, एनडीए 2012 में भी आ रहा है। इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, वेयर इज इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इन ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, वेयर इज इन रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इधर इसका उल्टा दे रहा है, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, क्या बोल रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी होती है जो है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने की, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने की, बट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसलिए हम लोग जाएंगे अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है ना। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास मान लीजिए आप बहुत रुपए हैं, ठीक है, वो दूसरों को रुपए दे दे करके, है ना, रुपए दे दे करके उसके पास रुपए खुद कम हो जाएंगे ना। इनकेस ऑक्सीजन के पास मान लीजिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, उसके पास 100 रुपीज है। अब उसने जो है 10 रुपए जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इसने 10 रुपए जो है शाम को दिए, 10 रुपए जो है घनश्याम को दे दिए, ठीक, 10 रुपए जो है इसने 10 रुपए जो है मनीष को दे दिए, और 10 रुपए जो है इसने 10 रुपए इसने शाम को दे दिए, 10 घनश्याम को दे दिए, 10 मनीष को दे दिए, और 10 हम मान लीजिए एक रैंडमली नाम लेते हैं गोली, उसको दे दिए। ठीक है, तो 10 रुपए शाम को दे दिए, 10 घनश्याम को दे दिए, 10 मनीष को, 10 गोली को दे दिए। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे 100 रुपए थे, अब कितने बचे? 60 रुपीज बचे ना। तो यानी कि खुद क्या हो गया? खुद रिड्यूस हो गया, और इन सबके पास 0 रुपीज थे। अब जब इन चारों के पास 0 रुपीज थे, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया? 10 रुपए एक को दिए, 10 रुपए दूसरे को, 10 थर्ड पर्सन को, 10 फोर्थ पर्सन को, यानी कि अब उसके पास 60 रुपीज बचे, यानी कि खुद क्या हो गया? वो रिड्यूस तो हो गया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। यही सिंपल फंडा है। और अगर खुद रिड्यूस हो रहा होगा तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी होती है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की। जब कभी भी देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए ना, तुरंत इस बात का रखना कि समझ लीजिए एक आदमी है, वो रुपए दिए जा रहा है, या वो कोई रैंडमली सामान बांट रहा है। ये समझ लीजिए कि जैसे 26 जनवरी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल में लड्डू नहीं बढ़ते हैं ना स्कूल्स में लड्डू। तो जैसे समझ लीजिए कि एक आदमी खड़ा है, वो जो है पेटी लेकर के खड़ा है और वो जो लड्डू दे जा रहा है, उसके पास 100 लड्डू के पैकेट थे। वो लड्डू जब देता जाएगा तो पेटी तो खाली होती जाएगी, है ना।
तो यानी कि अब वो बांटे जा रहा है, यानी कि दूसरे बच्चे तो क्या हो रहे हैं, दूसरे बच्चों को लड्डू मिल रहे हैं, इधर जो है जो पेटी में लड्डू की जो अमाउंट है वो घटती जाएगी। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही काम करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता रहता है, दूसरे को वो लड्डू दिया जा रहा है, भाई इसको दिया, भाई श्याम आया उसको दिया, घनश्याम आया उसको भी दे दिया, मनीष आया उसको भी दे दिया, गोली आया उसको भी दे दिया, अब इनको लड्डू दिए जा रहा है। अब जितने लड्डू दिए जाएगा उतने घटते जाएंगे यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है। 27th क्वेश्चन, इन KMnO4 मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि KMnO4 हमें मॉलिक्यूल दे रखा है, हमें निकालनी है पोटेशियम की, हमें निकालनी है पोटेशियम की, मैंगनीज की और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए पोटेशियम अक्सर +1 पे रहता है, ऑक्सीजन -2 पे रहता है, तो मैंगनीज की निकाल लेते हैं। 1 + x + -2 × 4 = 0। That means x -2 × 4 -8 + 1 -7 = 0, x = +7। यानी कि मैंगनीज किस पे है, +7 पे, पोटेशियम +1 पे, ऑक्सीजन -2 पे, तो +1 +7 -2, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से KMnO4 में हम लोग पोटेशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन आयरन। देखिए जिंक को इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास आयरन का एक पीस है और मुझे अगर इसको रस्टिंग से बचाना है, ठीक है, तो मेरे पे 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं इसमें इसकी सरफेस में ऑयल लगा दूं, एक तरीका ये है कि मैं इसकी सरफेस में पेंट कर दूं, और एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ग्रीस वगैरह लगा दूं। और एक तरीका ये हो सकता है टू प्रोटेक्ट दिस आयरन रॉड और दिस पीस ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कि मैं इसको गैल्वेनाइजेशन कर दूं इसमें, यानी कि जिंक की एक लेयर चढ़ा दूं। अगर मैं इस आयरन के पीस में, सपोज मान लीजिएगा ये आयरन, वैसे है नहीं, मान लीजिए आप लोग कि आयरन का पीस है, तो अगर मैं इसमें जिंक की लेयर चढ़ा दूंगा, तो अगर इसमें जिंक की लेयर चढ़ जाएगी तो क्या होगा, यानी कि जो मॉइस्चर है हमारे एयर में प्रेजेंट या ऑक्सीजन है, पहले वो किसको ऑक्सीडाइज करेगी, पहले जो है जिंक को, यानी कि जिंक पहले ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। जब जिंक पूरा का पूरा, जिंक जो लग रखा है बाहर आयरन के, वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर तब जाकर के जिंक के अंदर जो आयरन है उस पर वो ऑक्सीजन जो है अटैक कर पाएगा। यानी कि हमारा जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, यानी कि जिंक की परत चढ़ाना जो है, जिंक की लेयर उसके ऊपर जो है कवर करना, उससे रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन आयरन। अब दूसरा इसका कारण ये है, इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन से आयरन की कंपैरिजन में। ये बात भी सही है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे आ रहा है, इस वजह से जिंक, ऑक्सीजन पहले किस पे अटैक करेगा, जिंक पे, उसके बाद जब जिंक पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब पूरा ऑक्सीडाइज हो करके, तब जाकर के आयरन पे वो ऑक्सीजन अटैक करेगा और आयरन में रस्टिंग हो पाएगी। तो हम लोग जाएंगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। इज इट क्लियर टू यू? गुड। 29th question, a gas is evolved when a piece of zinc metal is placed in dilute sulfuric acid. What is the gas? zinc metal है, ठीक है, dilute H2SO4 है, तो जैसे ही जिंक मेटल को डाइल्यूट H2SO4 के कांटेक्ट में, मतलब उसको डिप डाला जाएगा जिंक के एक पीस को, तो क्या होगा, ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, बात खत्म, सीधा फंडा लगाएंगे, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, H2SO4 में से जिंक जो है H2 को रिप्लेस कर दे रहा है। कारण आप क्या देंगे, कारण आपका यही जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज इन द अबव प्लेस देन हाइड्रोजन। ठीक है। 30th क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन, इन चारों में से रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है। देखिए बच्चों, जैसे ही रिडक्शन पे बात आ जाए ना, आप लोगों के दिमाग में तुरंत एक बात खटकनी चाहिए कि रिडक्शन का सीधा मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं किसमें हो रहा है, इधर देखिए मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, इधर भी क्या है, इधर ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। देखिए अब एमजीओ की मैं अगर बात करूं तो मैग्नीशियम यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट पे है, यानी कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तभी तो +2 ऑक्सीजन स्टेट पे गया है। भाई Mg से Mg+2 होने का मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही तो होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे। सल्फर +O2 से SO2 बन रहा है, यानी कि सल्फर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे किस पे चले गया, सल्फर +4 पे चले गया, यानी कि सीधी बात है ये इसने भी यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन, ये भी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। थर्ड वन HgO, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे जो हमारा मरकरी है +2 ऑक्सीजन स्टेट पे है और यहाँ पे 0 पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0 पे हो गया। अगर Hg+2 0 पे जा रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मरकरी ने, हम बोलेंगे मरकरस, है ना, मर्क्यूरिक, क्योंकि एक चीज हम लोग और जानते हैं, देखिए जैसे Cu+1 होता है एंड Cu+2, मुझे याद आ गया अभी एक बात। अब क्या है, Cu+1 है, Cu+2 है, जब कभी भी एक एलिमेंट जो है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके आगे लगाते हैं हम OUS, और जो हाईएस्ट होती है ऑक्सीजन स्टेट उसके आगे लगाते हैं हम इक, यानी कि हम इसको बोलेंगे क्यूप्रस आयन। तो जब कभी मैं क्यूप्रस आयन आप लोगों से कहूं तो आप तुरंत सोचिएगा कि Cu+1 है, और अगर मैं आपसे क्यूप्रिक आयन कहूं तो आप लोग तुरंत बोलिएगा Cu+2 है। तो इधर क्या है, Hg+2+2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि जो मरकरी है उसका रिडक्शन हुआ है, सिंस इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इधर भी नहीं, इधर भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, यहाँ 0 से जो है +2 में जाएगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं ऑक्सीडेशन, इसे पूरा लिख देता हूं, ठीक है, इसे पूरा लिख देता हूं। तो क्लियर हो गई बात। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं रिडक्शन वाली रिएक्शन के साथ, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के हमारा जो ये चैप्टर था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज जो है संपूर्ण होता है, और कल हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, और जो कल से जो चैप्टर हम लोग शुरुआत करने वाले ना बच्चों, इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है एनडीए के एग्जाम में। आप कभी भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, इससे अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, समझ पा रहे हैं आप, 9 से 10 क्वेश्चंस का मतलब, यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज है इसका अगले चैप्टर का जो है, ठीक है। इस चैप्टर का वेटेज था उस हिसाब से हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। 30 क्वेश्चंस मोर देन इनफ है। आप लोगों ने अगर जितनी तरीके से, जिस तरीके से हमने पढ़ाया है उस तरीके से अगर आप लोग उन कंसेप्ट को समझ चुके होंगे तो आप लोग जरूर एनडीए में अगर ये क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जरूर आप लगा देंगे, जरूर आप सही करके आएंगे। बस मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, बार बार और 1000 बार मैं एक बात आपको बोल रहा हूं कि आप क्या कीजिए, जितने हम देखिए, हम एमसीक्यू केवल और केवल आपको आंसर नहीं बता रहे कि हमने शुरुआत की, हमने पहला आंसर टिक कर दिया, दूसरा आंसर टिक कर दिया, सीधा ए, हमने फर्स्ट का ए कर दिया, सेकंड का बी कर दिया, बिना कुछ समझाए। हम आपको और बचे हुए जो 3 ऑप्शन है उनका भी बता रहे हैं, और इस कारण से क्या हो रहा है, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पता है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का तरीका यही होता है कि हमें एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हमें पता है कि उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, हो सकता है, तो बाकी ए, बी और डी बचा ना, उन तीनों के क्या आंसर होंगे, क्या बोल रहा हूं, उन तीनों के क्या आंसर होंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें वो पता हो गया तो हमारे, वो देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। सी तो उसका आंसर था ही, वो तो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, फिर ए भी प्रिपेयर हो जाएगा, ए ऑप्शन का भी जो है कोई क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, बी ऑप्शन का भी कोई क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, और उसी के साथ डी ऑप्शन का भी कोई क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। समझ रहे ना आप बातों को। तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोग जो है कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए आप लोग सही से इन कंसेप्ट को पढ़िए, इन एमसीक्यूज को रिवाइज कीजिए, और आप लोग इनको
देखिए, पढ़िए, और कुछ भी समझ में ना आए, अगर कोई भी कंटेंट रिलेटेड डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग अब मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ। ठीक है, और मैं बता दिया आपको कि वो जो वीडियो है, जो कल से शुरू हम लोग करेंगे चैप्टर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एनडीए के, अगर हम देखें एनडीए के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई करते रहें। और अपने दिमाग में एक बात याद रखना बस, अब देखिए दिन अब जो है कम बचे हैं अपने एनडीए एग्जाम को, तो आप लोग और जो है मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, और मेहनत अपनी बढ़ा दीजिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए कि मुझे, आप लोग एक बात अपने दिमाग में रखिए कि मुझे एनडीए क्रैक करना है बस, और कुछ दिमाग में नहीं होना चाहिए इस समय। आपको याद होना चाहिए 16 अप्रैल 2023 एनडीए एग्जाम बस। अगर आप लोग ये अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे तो आप जरूर एनडीए क्रैक कर देंगे, और बिल्कुल रात दिन जम करके पढ़ाई कीजिए बस। दिमाग में बस यही बात आप लोगों के चलते रहनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल।